हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। हमने सेक्शन 20 तक कवर कर लिया था। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। ओके, तो इट मीन्स कि कोर्ट ने आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया। अगर आप उसको डिपॉजिट नहीं करोगे कोर्ट में, तो as a consequence of your failure to deposit the fine, you will undergo some amount of imprisonment. ओके, तो वो अभी imprisonment कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो सब सेक्शन 1 में पहले कोर्ट ने बता दिया कि द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। तो यहाँ से आ गई डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करने की पावर कि अगर आप पे फ़ाइन लगाया था, आपने फ़ाइन को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो अभी आपको कोर्ट इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस करेगी कि आपको जेल में रखा जाएगा। लेकिन इसकी प्रोवाइज़ो क्या होगी? प्रोवाइडेड दैट द टर्म, मतलब जितने टाइम के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो द फर्स्ट प्रोवाइज़ो इज़ कि द टर्म इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो जितनी मैजिस्ट्रेट की पावर है टू इम्पोज सेंटेंस, उस पावर को जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर है कि वो आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, तो जो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस होगा वो 1 ईयर से एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो सब्सटेंटिव सेंटेंस देने की पावर है वही 1 ईयर तक की है। तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस आपको ये डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट देंगे, तो इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो सब्सटेंटिव पावर से एक्सीड नहीं कर सकती। फिर सेकेंड प्रोवाइजो सेज द टर्म शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। तो ये जो हमारे डिफ़ॉल्ट की इम्प्रिजनमेंट है, इसका क्या है कि अगर इम्प्रिजनमेंट को हैज़ बीन अवॉइडेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस, जो आपका मेन ऑफेंस है जिसके लिए आपको लाइबल किया गया है, उसमें आपको डिफ़ॉल्ट सेंटेंस दिया गया है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस है ये आपके सब्सटेंटिव सेंटेंस का 1/4 एक्सीड नहीं कर सकता। ओके, तो अगर आपको 2 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट थी, मतलब 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है, तो आपको उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो जो आपको दे सकता है डिफ़ॉल्ट सेंटेंस, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक का ही होगा। फिर सबसेक्शन 2 सेज द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो जो अंडर सेक्शन 23 वो ऑफेंस के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट दे रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पनिशमेंट मिली कि इस ऑफेंस के लिए आपको भी 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं और साथ में इतना फ़ाइन देना है। अभी फ़ाइन आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो उसके डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाएगी आपकी इम्प्रिजनमेंट की आपने 3 मंथ्स डिफ़ॉल्ट सेंटेंस अंडरगो करना है अगर आप फेल कर जाओगे टू डिपॉजिट द फाइन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम है कि 1/4 एक्सीड नहीं करेगा, मिनिमम कितना भी हो सकता है। तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि ये जो आपका डिफ़ॉल्ट सेंटेंस है, जो हमने उसको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि उसने फ़ाइन डिपॉजिट नहीं करा अगर, तो वो क्या है कि मे बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस। इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस मीन्स सब्सटेंटिव सेंटेंस कौन सा होगा आपका? जो आपको 2 ईयर्स का ग्रांट हुआ, जो आपका मेन इम्प्रिजनमेंट है। तो सब्सटेंटिव सेंटेंस हो गया आपका 2 ईयर्स का, और डिफ़ॉल्ट क्या होगा जो हमने उसको ऊपर अलग से 3 महीने का दिया अगर वो फ़ाइन का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेगा। अभी यहाँ पर क्या है कि मे बी इन एडिशन है, तो यहाँ पर शैल नहीं है, तो ये हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है हमेशा इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस की हम डिफ़ॉल्ट सेंटेंस दें ही। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 25 सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ठीक है, तो अगर एक ट्रायल में काफ़ी सारे ऑफेंसेस चले, काफ़ी सारे ऑफेंसेस थे, उनका एक ट्रायल चला, तो उनका जो सेंटेंस है वो कैसे होगा? तो व्हेन अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, ठीक है,
तो एक पर्सन का ट्रायल हुआ, लेकिन उसको अक्यूज़ किया गया था ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल कि इसने चोरी भी करी, इसने फोर्जरी भी करी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया। तो अभी एक ही पर्सन का एक ट्रायल चला है, बट वो क्या है, सेवरल ऑफेंसेस के लिए है। तो द कोर्ट में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ BNS, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of the offence, order such punishment to run concurrently or consecutively। ठीक है, तो अभी देखो, फॉर एग्जांपल 3 ऑफेंसेस के लिए किसी पर्सन का ट्रायल चल रहा था। अब उस ट्रायल में कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करना है, सेवरल ऑफेंसेस हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, द कोर्ट शैल, अभी कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, कि जो वो ऑफेंसेस हैं वो सीरियस हैं या पेटी नेचर के हैं, तो उनकी जो ग्रेविटी है कि उन्होंने कितना सोसाइटी को इम्पैक्ट डाला है, उनको कंसिडरेशन में लेके ऑर्डर कर सकती है कि ये जो पुनिशमेंट्स हैं, कि फॉर एग्जांपल पहला जो ऑफेंस था वो था थेफ्ट का, तो थेफ्ट के लिए कोर्ट ने उसको कह दिया टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर। फिर सेकंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए बोल दिया फॉर 6 मंथ्स। थर्ड उसको फॉर्जरी के लिए बोल दिया 6 मंथ्स। तो अब कोर्ट क्या बोल सकते हैं कि ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स, तो इसमें क्या होगा कि सच पुनिशमेंट स्टूडेंट कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली, कोर्ट बताएगी इस चीज़ को कि ये जो आपकी पुनिशमेंट्स हैं ये कंकरेंटली चलेंगी, साथ में एक साथ ही चलती रहेंगी, या ये कंजिक्यूटिवली चलेंगी, एक के बाद एक। तो देखिए, अगर आपको कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट करी 1 ईयर प्लस 6 मंथ प्लस 3 मंथ, 3 डिफरेंट ऑफेंसेस की, तो अगर हम इनका टोटल करें तो ये कितना होगा, 1 ईयर 9 मंथ्स। ठीक है, अगर ये कंजिक्यूटिवली चलेंगी कि पहले 1 साल की इम्प्रिजनमेंट ख़त्म होगी आपकी, फिर दूसरी ऑफेंस की 6 मंथ वाली स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी 3 मंथ्स वाली स्टार्ट हो जाएगी, तो इस तरह आपको कितना इम्प्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा, 19 मंथ्स। बट ऑन दी अदर हैंड 1 ईयर एंड 9 मंथ्स रहना पड़ेगा, है ना आपको। तो अगर ये कंजिक्यूटिवली चलेंगी तो ये सिस्टम है, अगर वो कंकरेंटली चलेंगी तो एक साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 ईयर वाली इम्प्रिजनमेंट में ही आपके 6 मंथ्स भी कवर हो जाएंगे और 3 मंथ्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये अभी हमारे पास चेंज आया है, CRPC में ये नहीं था। पहले क्या होता था कि जो एज अ जनरल रूल थी हमारे पास, वो था कि जो हमारी पनिशमेंट्स थी ना, वो कंजिक्यूटिवली चलती थी, एक के बाद एक। तो जो पनिशमेंट देते थे जजेस, उनको ये बताना पड़ता था कि ये पनिशमेंट्स कंजिक्यूटिवली नहीं चलेंगी, हम इनको कंकरेंटली चलाएंगे, कंजिक्यूटिवली रूल था। अब इन्होंने कोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, शेल कर दिया कि आपको बताना ही बताना है कि ये जो आपने सेंटेंस करे हैं ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, एक से ज़्यादा ऑफेंस होंगे तो देखो 2 पनिशमेंट्स तो होंगी, तो आपके ये जो सेंटेंसेस आपने ग्रांट करे हैं वो कंकरेंटली ऑर्डर करने हैं आपने या कंजिक्यूटिवली करने हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबसेक्शन 2 सेज इन द केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस, तो जहाँ पर कोर्ट ने कंजिक्यूटिव सेंटेंस किया है कि पहले एक सेंटेंस खत्म होगा फिर दूसरा शुरू होगा, तब क्या होगा, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पुनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पुनिशमेंट which is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। तो मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास कितनी पावर है सेंटेंस करने की, वो 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं और 10,000 तक का फाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपने ट्राई करा किसी पर्सन को और उसकी जो कंजिक्यूटिव सेंटेंस है वो आपके जितनी पावर थी ग्रांट करने की इम्प्रिजनमेंट, उसको एक्सीड कर गई। फॉर एग्जांपल वो हो गई एक्सीड होके 2-3 ऑफेंसेस की मिलकर कंजिक्यूटिवली 2 ईयर्स, आप दे सकते थे 1 ईयर। तो जस्ट बिकॉज की ऑफेंसेस को आपने कंजिक्यूटिवली पुनिश कर दिया है, इस वजह से आपको उस केस को ट्रायल के लिए हायर कोर्ट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, कि जिस कोर्ट के पास पावर है अपना सेंटेंस देने की उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सेंटेंस कर दिया है कंजिक्यूटिव और वो आपकी पावर को एक्सीड कर गया, देन दैट इज़ वैलिड। लेकिन इसकी प्रोवाइज़ो हैं, तो प्रोवाइज़ो को देखते हैं हम ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंजेस भी हैं। तो सबसे पहली प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट
फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। अब जहाँ पर ये हम कंसेक्यूटिव सेंटेंस दे रहे हैं, ऐसे किसी भी केस में उसको जो इम्प्रिजनमेंट देंगे वो 20 ईयर्स एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, पहले यहाँ पर होता था 14 ईयर्स, अभी इसमें 6 ईयर्स बढ़ा दिए गए हैं और 20 ईयर्स कर दिया है। अब देखिए ये क्यों किया, बिकॉज सीआरपीसी में जो पुनिशमेंट्स थी वो कम थी, हमने बीएनएसएस में पुनिशमेंट्स को बढ़ा दिया है। तो अगर हम कंसेक्यूटिव देंगे तो उनका जो टोटल पीरियड है वो भी एक्सीड कर जाएगा, तो वो 14 से एक्सीड हो जाना था। इस वजह से हमने इसको भी कर दिया चेंज और हमने 14 ईयर्स की जगह यहाँ पर 20 ईयर्स कर दिए। तो जहाँ भी कंसेक्यूटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर उसकी इम्प्रिजनमेंट हम 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर सेकेंड प्रोवाइजो सेज द एग्रीगेट पुनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पुनिशमेंट विच द कोर्ट इज कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। तो एक सिंगल ऑफेंस के लिए कोर्ट जितना उसको पुनिश कर सकती थी, तो जो एग्रीगेट ऑफ ऑफेंसेस बनेंगे, बाकी सारे ऑफेंसेस की पुनिशमेंट को मिलाकर जो सेंटेंस है वो सिंगल सेंटेंस की इम्प्रिजनमेंट से डबल नहीं हो सकता। ठीक है, ट्वाइस द अमाउंट। तो जैसे हमारे जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी पावर कितनी है, 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट देने की। तो अभी जो सीजीएम है हमारे वो मैक्सिमम कितने की सेंटेंस की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 14 ईयर्स। वो 14 ईयर्स से ज़्यादा आपको सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट नहीं कर सकते ड्यू टू दिस प्रोवाइजो। और हमारे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनकी पावर कितनी है कि वो 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रोवाइजो वो मैक्सिमम 6 ईयर्स तक की ही सेंटेंस करेंगे। और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उनकी पावर है 1 ईयर, तो वो मैक्सिमम 2 ईयर्स की ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाती है, जैसे कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी पर्सन का ट्रायल करा, उसको कंसेक्यूटिवली सेंटेंस कर दिया, लेकिन ड्यू टू दिस प्रोवाइजो वो मैक्सिमम उसको कितना कर सकते हैं, 6 ईयर्स। 3 ईयर्स उनकी जनरल रूल की पावर है और वो उसको ट्वाइस तक दे सकते हैं, तो वो 6 ईयर दे सकते थे। लेकिन जो पनिशमेंट बन रही थी वो बन रही थी उसकी 7 ईयर्स। तो इस केस में उनको जो है केस, वो जो सीजीएम है उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ईयर्स की पनिशमेंट देने की पावर सीजीएम सर के पास है। सीजीएम सर हो या मैम हो, डजेंट मैटर, तो वो उनको केस ट्रायल करेंगे। अगर आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपके पास पावर ही नहीं है सेंटेंस करने की, तो आप वो सेंटेंस नहीं दे सकते। सिमिलरली अगर सीजीएम हमारे 7 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट की, और ट्वाइस दी अमाउंट इस प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम 14 दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्रायल करा उसमें पनिशमेंट बन रही थी 16 ईयर्स, तो फिर उनको भी क्या करना पड़ेगा, ये जो केस है उनका वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 ईयर्स की पनिशमेंट या 16 ईयर्स की पनिशमेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और क्योंकि इसमें चेंजेस भी हुए हैं तो इसलिए इनको याद रखना है। फिर आ गया सबसेक्शन 3, फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन। अगर जिस पर्सन को कन्विक्ट किया है आपने, जिसको सज़ा सुनाई है, उसने अपील करनी है, तो द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। तो उसको जितने सेंटेंसेस हुए हैं उनका जो टोटल होगा एग्रीगेट, उनको हम एक ही सेंटेंस मानेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 26, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। तो सब सेक्शन 1 से इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस मे बी बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेसिफिकली बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स। तो जब हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को एम्पावर करना है, कोई भी पावर देनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं, या तो बाय नेम कर दें कि दिस एंड दिस जज ऑफिसर, फॉर एग्जांपल कि मिस रमनदीप कौर इज़ एम्पावर्ड टू दीज एंड दीज पावर्स, बाय नेम हो गया। या फिर वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस कर दें। वर्च्यू ऑफ ऑफिस क्या होगा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फिर उनका जो भी नंबर है, ये दे आर ऑथोराइज टू दिस पावर्स। या फिर वो क्या कर दें, और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स, की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये पावर्स हैं, जो एडिशनल सेशन जजेस हैं उनकी ये पावर्स हैं,
तो 3 तरह से हो सकती हैं, आइदर बाय नेम और बाय टाइटल और बाय क्लासेस ऑफ देयर ऑफिशियल टाइटल्स। ठीक है, तो बस ये बहुत नॉर्मल सा सेक्शन है। सबसेक्शन 2 says every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered। ये जो आपने पावर कन्फर करी है, ये ऑर्डर कब लागू होगा? तो जिस दिन जिसको आपने पावर दी थी उसको कम्युनिकेट हो गया, उस दिन से स्टार्ट होगा उसका इफेक्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग नहीं है। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इशू करा आज 25 दिसंबर को, बट जिस इंसान को पावर कन्फर करी थी उसको कम्युनिकेट हुआ 27 दिसंबर को, तो वो जो पावर है वो कब से इन इफेक्ट आएगी? 27 दिसंबर से, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन दैट वाज 25 दिसंबर। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 27, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the High Court or the state government with any powers under this Sanhita throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a local area under the same state government, he shall, unless the High Court or state government as the case may be otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed। तो किसी पर्सन को जो कि गवर्नमेंट के अंडर एक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट के अंदर वो जॉब कर रहा है, जिसको कि उन पावर्स के लिए इन्वेस्ट किसने करा हुआ है? हाई कोर्ट ने किया है या स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो किसकी एरिया के लिए करा है? किसी एक लोकल एरिया के लिए उसको एम्पावर करा है। इज अपॉइंटेड, हाई कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स गिवन अंडर दिस सनीता इन एनी लोकल एरिया। फिर अभी टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर विद इन अ लोकल एरिया अंडर द सेम स्टेट गवर्नमेंट। किसी और लोकल एरिया में भी उसको इक्वल और हायर ऑफिस दे दिया सेम नेचर का, तो वो जो सेम पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है वही वो दूसरे एरिया में भी एक्सरसाइज कर लेगा। ठीक है, मीन मतलब इसका क्या मतलब है? जैसे कि ना आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करा, उसको पावर्स कन्फर कर दिया आपने, अभी ट्रांसफ़र हो गई, तो जब वो ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाएगा तो जो उसकी पावर्स हैं जो उसको पहले इन्वेस्ट करी हुई हैं वो सेम पावर्स ही वहाँ पर एक्सरसाइज कर लेगा। अगर कोई नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट दोबारा इशू नहीं करती है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कर दें और आपके पावर के कि आपको कौन सी पोस्ट दे रहे हैं, आपने क्या पावर्स एक्सरसाइज करनी है, वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ना बताए। बट अगर कभी कई बार ये हो जाए तो हमने वो एमरजेंसी प्रोविज़न यहाँ पर लिख रखी है कि जो आपके पास पहले पावर्स थी वही पावर्स आप अपने ट्रांसफ़र एरिया पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 28, विड्रॉल ऑफ पावर्स। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कुछ पावर्स दी थी तो वो क्या है, उन पावर्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं, सारी की सारी पावर्स को भी विड्रॉ कर सकते हैं और एनी ऑफ द पावर्स को भी। फॉर एग्जांपल 10 पावर्स दी तो 10 की 10 विड्रॉ कर ली, या फिर 10 में से 3 विड्रॉ कर ली। कन्फर्ड बाय इट अंडर दिस संहिता ऑन एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। ठीक है, तो किसी पर्सन को आपने पावर कन्फर करी थी या उसके किसी सबॉर्डिनेट को करी थी, तो हाई कोर्ट उन पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं। सबसेक्शन 2, एनी पावर्स कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉन बाय रिस्पेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स बाय हुम सच पावर्स वर कन्फर्ड। तो अगर सीजीएम ने कुछ पावर्स को कन्फर करा था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पावर्स को कन्फर करा था उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, तो ये दोनों भी अपनी कन्फर करी हुई पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो पावर्स जो देगा वही विड्रॉ करेगा। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ने दी तो वही विड्रॉ करेंगे, सीजीएम ने और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने करी तो वो विड्रॉ करेंगे, सीधी सी बात। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 29, पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। तो सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ जज और मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय सक्सेसर इन ऑफिस। अगर किसी जज और मैजिस्ट्रेट को कोई पावर कन्फर करी थी, उनकी जगह पर उनके सक्सेसर आ गए ऑफिस में, तो वो भी वही सेम पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है लुधियाना में, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, उनकी जगह पर दूसरे ऑफिसर आ गए,
तो वो जो ऑफिसर होंगे उनको क्या माना जाएगा, सक्सेसर इन ऑफिस, मतलब जो पुराना ऑफिस था उसको उन्होंने सक्सीड कर लिया, ठीक है, उसी पोस्ट पर वो आ गए हैं अभी। तो जो नए जुडिशियल ऑफिसर आए हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर, तो वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो कि पुराने जज कर रहे थे। फिर सबसेक्शन 2, वेयर देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस, द सेशन जज shall determine by order in writing the judge who shall for the purposes of this sanhita or of any proceedings or order thereunder be deemed to be the successor in office, ठीक है। तो अगर सक्सेसर इन ऑफिस हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि अब सक्सेसर इन ऑफिस किसको कहेंगे, तो जो सेशन जज हैं वो ऑर्डर करेंगे इन राइटिंग, और फिर वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो जज हैं ये सक्सेसर इन ऑफिस होंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे पटियाला में पहले एक कोर्ट थी श्री मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि के सिंह की, ठीक है। तो उनकी जो कोर्ट थी वो विड्रॉ कर ली हाई कोर्ट ने, तो उनकी कोर्ट पटियाला से ख़त्म हो गई। अब उनके जो केसेस डिसाइड किए हुए थे उन्होंने, अगर उन केसेस में हमें कोई रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगानी है फॉर एग्जांपल, जो कि सेम कोर्ट में लाई करेगी, तो जिस कोर्ट ने पहले उसको डिसाइड किया हुआ था उसी कोर्ट में रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट तो विड्रॉ हो गई है, तो वो एप्लीकेशन जाएगी सक्सेसर कोर्ट के पास। तो अभी सक्सेसर कोर्ट हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट तो ओरिजिनली विड्रॉ हो गई है, तो उनकी सक्सेसर कोर्ट हम किसको मानेंगे, तो ये सेशन जज बताएंगे कि ये जो जज हैं आप उनको ये एप्लीकेशंस दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। Subsection 3 says where there is any doubt as to who is successor in office of a magistrate। तो ऊपर हमने देखा था कि ये जो सक्सेसर इन ऑफिस थे ये किसके केस में थे, ये एडिशनल सेशन जजेस के केस में सेशन जज बताएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया अगर आपको डाउट है सक्सेसर इन ऑफिस का किसी मजिस्ट्रेट का, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे एज द केस में भी, तो वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन से मजिस्ट्रेट को सक्सेसर इन ऑफिस माना जाए। CGM बताएंगे इन द केस फॉर द केसेस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। क्या बताएंगे कि सक्सेसर इन ऑफिस कौन होगा अगर यहाँ पर कोई डाउट आ जाता है तो, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट। तो आपको याद रखना है, अगर एडिशनल सेशन जजेस के मामले में कोई डाउट आ रहा है आपको या सेशन जज के ही बारे में आ रहा है तो सेशन जज ही बताएंगे। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में आ रहा है तो CGM बताएंगे, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में आ रहा है तो DM बताएंगे। तो हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया इसके साथ, और अभी हम कल से फिर चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID as well as you can also leave your comments. Thank you guys, that's it for today.